पाकिस्तान के दौरे पर आए बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहा है कि भारत ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक पाकिस्तान पर आए इल्ज़ामात के कोई सबूत बरतानिया को नहीं दिखाए। जियो न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू में बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तवक्को भी नहीं कि भारत अपनी कौमी सलामती का मामला बरतानिया से शेयर करेगा। बात करेंगे इस बारे में नुमाइंदा जियो न्यूज़ मुर्तज़ा अली शाह से। मुर्तज़ा, क्या कहना है मज़ीद बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का? जी, वज़ीर ख़ारजा बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, जहाँ वो पाकिस्तान की लीडरशिप से उनकी मुलाकातें हो रही हैं। उन्होंने आज टेलीफोनिक इंटरव्यू दिया जियो न्यूज़ को, जिसमें उन्होंने कहा, जब उनसे स्पेसिफिकली मैंने पूछा कि क्या जो इंडिया ने पहलगाम अटैक के हवाले से क्या बरतानिया के साथ कोई प्रूफ दिए हैं, एविडेंस दिया, तो इस पर उनका ये कहना था कि उन्होंने इस किस्म की इंडिया ने कोई इंटेलिजेंस या एविडेंस शेयर नहीं किया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो इंडिया से ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे कि वो अपने नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से बरतानिया का इस किस्म का कुछ एविडेंस शेयर करेंगे। उनका ये कहना था कि वो पाकिस्तान जो पहले जो फॉरेन सेक्रेटरी है बरतानिया की, जो पिछले 4 सालों में पाकिस्तान में मौजूद है, और उसका मकसद ये है कि इस बात को यकीनी बनाना कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो सीज फायर है वो मेंटेन करे, वो टूटे ना। उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त वो ये समझते हैं कि जो सीज फायर है वो इस वक्त वो फ्रेजाइल है, और ज़रूरी ये है कि जो इंटरनेशनल पार्टनर्स है वो पाकिस्तान और इंडिया के साथ सीज फायर को मेंटेन करने के हवाले से कॉन्टिन्यूसली काम करते रहे। उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान की लीडरशिप की भी तारीफ की और कहा कि उन्होंने जब बरतानिया ने उनको अप्रोच किया, जब जो लिमिटेड जो वॉर शुरू हुई, तो जो दोनों ममालिक की लीडरशिप थी उन्होंने जो अक्लमंदी का सबूत दिया और उन्होंने इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ मिलकर इस जंग को बंद करवाया। उन्होंने ये भी कहा कि जो इस जंग के असरात है वो इस हवाले से बरतानिया भी उनसे बराह रास्त एक हवाले से मुंसलिक था कि यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान की 2 बड़ी कम्युनिटीज रहती हैं, और वो पूरा वक्त जो इस पूरे जो इवेंट्स हो रहे थे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, उसको बरतानिया की जो कम्युनिटीज हैं वो भी बहुत क्लोजली फॉलो कर रही थी। उनका ये भी कहना था कि वो पाकिस्तान में इस जंग के जो मौजूदा सूरत हाल है उससे डिस्कशन के अलावा वो पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान जो मुख्तलिफ जो हिस्टोरिक, कल्चरल और ट्रेड रिलेशन है वो उनके हवाले से भी पाकिस्तानी लीडरशिप से बातचीत कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका मुर्तज़ा अली शाह। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर ने मुलाकात की है, जिसमें अहम 2 तरफ़ा अमूर पर गुफ्तगू की गई है। वफाकी वज़ीर दाखिला नेटली बेकर की मुलाकात में पाक भारत सीज़ फायर के बाद की सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला ने जंगबंदी में कलीदी किरदार अदा करने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि 2 एटमी ताकतों के दरमियान सीज़ फायर का क्रेडिट अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खित्ते को हौलनाक तबाही से बचाकर इंसानियत की खिदमत की है। पाकिस्तान की क़यादत के बारे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुस्बत ख़यालात का खैर मकदम करते हैं। इस मौके पर कायम अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि वाशिंगटन के पाकिस्तान से बेहतरीन ताल्लुकात हैं। अमरीका मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेगा। इस वक्त सिंध असम्बली का इजलास जारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इजहार ख्याल कर रहे हैं। ख्याल मिनटों बाद, घंटे भी नहीं थे, मिनटों बाद पता चला कि जो उनको गुरूर था जिस चीज़ पे, जैसे दोस्तों ने कहा तकब्बुर था उनका, कहा कि जी एक जहाज़ गिर गया, दूसरा जहाज़ गिर गया, वो राफेल है। कुछ देर बाद ऐसे होते होते 2, 3, 4, 5 जहाज़ और एक ड्रोन कुछ घंटों में पाक फज़ैया ने गिराए, जिसमें 3 राफेल, जिसे सारी दुनिया कहती थी कि ये ऐसा जहाज़ है जिसको कोई गिरा नहीं सकता। भाई जहाज़ होगा ऐसा, मुझे फ्रांस की टेक्नोलॉजी पे कोई शक नहीं है, लेकिन उसके पीछे जहाज़ को चलाने वाला शख्स, उसमें भी वो ईमान का जज्बा होना चाहिए, उसमें भी वो यकीन होना चाहिए कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो अल्लाह ताला, वो रब के सामने एक हक का काम है। 5 जहाज़ गिरने के बाद और एक जो ड्रोन था, 6 उनके जहाज़ गिरने के बाद 8 तारीख को, 7 तारीख को हुआ, फिर 8 तारीख से उन्होंने एक नई ड्रामा शुरू किया। तो सुबह से पता चला कि जी ड्रोन आ रहे हैं, वो जो इसराइली ड्रोन थे हीरोन TP ड्रोन्स, और 1 नहीं 2 नहीं, पता नहीं 85 तो हमने गिराए, बाकी खुद कहीं इधर उधर दरिया के जंगल में गिर गए तो हमें नहीं पता। वो ड्रोन उन्होंने भेजे और
हमारे सिंध सूबे में पहली शहादत 8 मई को हुई। सुबह ग़ालिबन 8:30 बजे के करीब घोटकी में मुख्तार लगारी नामी हमारे नौजवान वो शहीद हुआ। उसके वालिद ईदन लगारी दोनों किसान थे जो अपनी ज़मीनों पे काम कर रहे थे। उसको ज़ख्मी हुआ वो, तो सूबे सिंध में की सरजमीन पे पहला शहीद मुख्तार लगारी था। 8 को वो ये ड्रोन भेजते रहे और हम गिराते रहे। कहीं कहीं थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। एक तो कराची में शराफी गोड पे भी पहुंच गया एक ड्रोन, वहाँ पे भी एक हमारा पुलिस का सिपाही था, उसको कुछ ज़ख्मे आए, वो ज़ख्मी हुआ। 8 और 9 मई की रात, इधर दोस्तों ने जिक्र किया, मैंने काफ़ी पहले इसी जगह खड़े हुए एक तकरीर थी। उस वक्त पाकिस्तानी मीडिया में एक बहुत सारी लोग आते थे, नई नई कहानियाँ रोज़ाना, क्योंकि हम परेशान होते थे कि ये कहानियाँ लाते कहाँ से इतनी झूठ। एक होता है झूठ, एक होता है सफ़ेद झूठ, पता नहीं उससे ज़्यादा कोई बड़ी कैटेगरी होती है तो मुझे नहीं पता। तो मैंने इधर आके कहा था कि ये, मैं तो उसको देख के लगता है कार्टून नेटवर्क देख रहा हूँ, इसलिए हंसी आती है। 8 और 9 मई की दरमियानी रात मुझे एक वज़ीर ने रात को 10:30-11 बजे फ़ोन किया कि वो क्या हो रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं, इसलिए मैं पाकिस्तानी टीवी देख रहा था तो मुझे तो नहीं पता, कुछ अभी इतला भी ऐसी नहीं आई। कहते नहीं ये आप देखें इंडिया का टीवी, वो इंडिया टीवी के नाम से एक चैनल मैंने उसको लगाया यूट्यूब पे, पता नहीं क्या खबरें आ रही थी। मैं खुद परेशान हो गया, आपको सच्ची बात बताता हूँ, इसलिए कि उस वक्त उसमें आ रहा था कि लाहौर और सियालकोट तबाह हो चुका है। मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा मेहरबानी करके वो CS पंजाब से पूछें। उसने कहा जी ये दोनों कमिश्नर्स जो हैं लाहौर का भी और सियालकोट का भी, उन्होंने मेरे साथ काम किया, तो मैं उन दोनों से अभी बात कर लेता हूँ। 5 मिनट का जी इधर तो सब खैर है। जो टीवी आगे देखता रहा, थोड़ी देर बाद पता चली कराची भी कब्जे में आ गया है, बंदरगाह तबाह हो गई है। उस वक्त फिर मैं वो कार्टून नेटवर्क वाले मोड में आ गया। तो मैंने उस वज़ीर से कहा कि भाई अब तुमने मुझे ऐसी लत लगा दी कि मैं सिर्फ कार्टून जैसे बच्चा देखता है ना तो वो खुश होता है और बंद नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, उसके जोक्स देखते वो मैं देखता था सारी रात। लेकिन खैर हमने उससे पहले ही, और उस रात को ख़ास तौर पे 8 और 9 मई की दरमियानी रात हमने एक कंट्रोल सेंटर बनाया हुआ था। हमने पूरे सूबे में जो इंतज़ामिया के लोग थे उनको अलर्ट पे रखा हुआ था। रात को 12-12:30 बजे के करीब हमने दोबारा सारों को चेक किया टू मेक श्योर कि सारे अपनी ड्यूटीज़ पे हैं। वॉर बुक एक होती है जिसके तहत आपने अपनी तैयारियां करनी होती हैं, वो हमने वॉर बुक के तहत अपनी सारी तैयारियां की हुई थी। मैं रोज़ाना सुबह एक मीटिंग करता था अपने दफ्तर में ताकि रिव्यू करें, और रात वो गुजर गई। 9 मई की सुबह को फिर हम बैठे तो कहा जी आज तो सब खामोशी है, कुछ भी नहीं हो रहा है। रात को भी कुछ नहीं हुआ। फिर अगले दिन उनकी माफियाँ जो उनके चैनल्स थे उनकी आती रहीं। 10 मई की सुबह होती है, मुझे तकरीबन 4:30 बजे नींद से उठाया गया। मैंने कहा हुआ था कि जी कोई भी ऐसी बात हो तो मुझे मेहरबानी करके उठा दीजिए। कि 4:30 बजे मेरे स्टाफ ऑफिसर का फ़ोन आया और उसने कहा कि जी जंग शुरू हो गई है। जो उसने मुझे इमीडिएटली फ़ोन पे कहा, और उन्होंने नूर खान बेस को हिट किया है, और भी जगह सुनी, और सक्खर को हिट किया। तो जब सक्खर को हिट किया तो मैंने कहा आपको अब उठा दूँ फ़ोन करके। उसी वक्त मैं उठा, पता किया सक्खर में, तो उन्होंने बताया, डिप्टी कमिश्नर से उसी वक्त रात को बात हुई, उन्होंने बताया कि जी खैर है, वो एक खाली इमारत थी, उसको थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है। कोई आदमी को कोई किसी हमारे शख्स को नुकसान नहीं पहुंचा। एक बाहर मिसाइल गिरा, उसी देर में मैं जाग ही रहा था, मतलब वो उसके बाद जाग ही गया था। तो टेलीविज़न खोला और वहाँ पे ऐलान हो गया था कि जी पाकिस्तान ने रिटेलिएट करने का इरादा कर लिया है और ऑपरेशन बुनियान मरसूस का आगाज़ हो गया।
अब ये मैं आपको बताऊँ, ये आगाज़ किस वक्त हुआ, इन्होंने नूर खान बेस को अटैक किया था तकरीबन 2:15-2:30 के दरमियान, सुबह में, रात में समझ लें। और हमने, मैंने बताया कोई 4:30 या उससे थोड़ा पहले 4:20 या 25 पे सक्कर में हिट हुआ, और जगह पे भी हिट्स हो रही होंगी। हमारा ऑपरेशन बुनियान मरसू शुरू हुआ है 5:15 पे, 5:15 बजे। और आपने कल इसाक डार साहब की तकरीर सुनी होगी, 8:15 बजे अमरीकी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि भाई वो बस कर रहे हैं, आप लोग तैयार हो बस करने के लिए। 3 घंटे, 5:15 से 8:15, वो तो थोड़ा ही पहले हुआ होगा। और इस 5:15 से 8:15 में उन्होंने तो ये 3-4 एयर बेसेस को हिट करने की कोशिश की, हल्का फुल्का नुकसान हुआ है, लेकिन जो हमारी फोर्सेस ने 26 जगहें उनकी हिट की इन 3 घंटों में। मेरा ख्याल है ये आजकल कह रहे हैं इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान का रिस्पांस था, इसलिए हमने पहल नहीं की। हमारा पहले भी जब हमने राफेल गिराए थे और 6 जहाज इनके गिराए थे तब भी रिस्पांस था, और 10 तारीख को भी रिस्पांस था। और इस 3 घंटे के अंदर उधमपुर एयरबेस, आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन, ब्राह्मोस मिसाइल्स जो इनके बड़े इन्होंने रूस के साथ मिलके बनाए, उसका जो स्टोरेज फैसिलिटी थी, उधमपुर का नॉर्दर्न कमांड, चंदी मंदिर, पृथ्वी हिल, पठानकोट, सिरसा, भटिंडा, अंबाला, जैसलमेर, बीकानेर, जालंधर, फिरोजपुर, इन सबको तबाह कर दिया। और इसी वजह से आप सब सोच रहे होंगे ना ये हुआ क्या भाई, ये 3 घंटे में अचानक 5:15 से पहले तो हमने कोई रिटेलिएट किया ही नहीं था। 3 घंटे के अंदर उनकी ये हालत हुई और मजबूर हुए, मेरा ख्याल है मजबूरी हुए होंगे कि उन्होंने अमेरिका से कहा कि भाई हमें बचाओ। ऑन द लाइटर साइड, अमेरिका जो उससे 2-3 दिन पहले तक कह रहा था कि जी ये तो 1000 साल से लड़ रहे हैं, 1500 साल से लड़ रहे हैं, खुद ही समझ लेंगे, हम बीच में नहीं आते, अचानक ये सारे मुल्क बीच में क्यों आए? मेरी एक, मैं क्या ऑन द लाइटर साइड एक थियरी है, ये इंडिया ने फ्रेंच राफेल लिए, कहते हैं ना जी, एक ऐसी चीज़ जिसकी दहशत इतनी थी कि कभी कॉम्बैट में नहीं गिराए, कुछ मिनटों में 3 गिरा दिए इन्होंने। फिर जी वो इसराइल जिसके कहते हैं बड़ी, और आजकल जो उसने दहशतगर्दी फैलाई हुई है गाज़ा में, उनके ये जो मिसाइल्स थे, इनका नाम पता नहीं क्या है, हीरोन ड्रोन्स जो थे, वो इन्होंने इतने सारे भेजे, वो गिरते चले गए। थोड़ा बहुत कहीं नुकसान किया उन्होंने, जैसे कि हमारा मुख्तार लगारी शहीद हुआ, लेकिन हालत ये थी कि उनका ड्रोन गिरता था, कुछ देर बाद ड्रोन गायब हो जाता था, पता चलता था कि लोग लड़ रहे हैं। वो मैंने एक टीवी पे देखा था कि नूर खान बेस के बाहर वो पुलिस वाला कह रहा है, वो एसएचओ को कह रहे हैं कि लड़का आया था मोटरसाइकिल पे उठा के ले गया, इधर गिरा था। ये हमारी कौम थी उस दिन। और ये सारे इनके इसराइल की जो टेक्नोलॉजी थी उसको भी मलिया में हिट कर दिया इन लोगों ने कुछ ही घंटों में, हिंदुस्तान की अनाड़ीपन ने, इंडिया के अनाड़ीपन ने। तो इन्होंने और मुल्कों से भी बड़े, अच्छा फ्रांस से सिर्फ ये वाले नहीं लिए हैं इन्होंने राफेल। एक इनका अभी ताज़ा 28 मई 2025 यानी अप्रैल 2025 में इन्होंने 26 और राफेल, वो नेवल राफेल्स हैं नेवी के लिए, उन्होंने एक मुआहिदा किया है। फिर उनकी सबमरीन्स हैं जो फ्रांस के साथ ले रहे हैं, अमेरिका के साथ उन्होंने जो फौजी मदद उनसे या उनसे इक्विपमेंट प्रोक्योर किया है, C-130 है, सुपर हर्क्यूलिस, P-81 पोसाइडन, वो जो एक नेवी ने दिखाया भी था, जिन लोगों ने देखा होगा कि जो वो P-81 चल रहा था और हमारी नज़रों, हमारी नेवी के एडमिरल
रब नवाज ने कहा था कि जी वो हमारे निशाने पे था, तेरे तरह डर लग रहा था ना जिस वक्त ये बात हुई कि जी बंदरगाह के इतने करीब आ गए और अब तो मैंने बात की थी कमांडर कराची जो है उनसे, तो उन्होंने कहा ये पिछले एक हफ्ते से इधर उधर घूम रहा है, ये हमारी नज़र में है, आप फिक्र ना करें, ये आज की बात नहीं है, ये पिछले एक हफ्ते से समंदर में आवारागर्दी कर रहा है, लेकिन हमारी नज़र में तो ये हमारी ताक में थे। तो फ्रांस ने, इजराइल ने ये सोवियत यूनियन का S-400 जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम था उसको तबाह करा दिया इन्होंने कुछ घंटों में। पहले दिन उनका वो जो मीट है इंडियन एयरफोर्स की, वो Su-30 एयरक्राफ्ट हैं रशिया के, वो गिर गया, मिग गिर गया। तो रूस ने कहा होगा, अमेरिका ने कहा होगा, फ्रांस ने कहा होगा, इसराइल ने कहा होगा, तो ये तो हमें सफ़े 38 से मिटाना चाहता है, किस अनाड़ी को हमने ये सारे इक्विपमेंट दे दिया, इससे कहो बस करे। तो उन्होंने यही वजह थी, जैसे कहा था ना कि अभी किसी और को इनको बेचना नहीं चाहिए इक्विपमेंट, ये इन्होंने जंग, मेरे तो ख्याल में शायद ये वजह थी, इसलिए कि अगर कुछ घंटे और जारी रहती तो ठीक है, जंग होती है, हमारा भी नुकसान, जंग कोई अच्छी बात नहीं है, हमारा भी नुकसान होता, लेकिन इंडिया से ज़्यादा ये जो आम मैन्युफैक्चरर्स थे उनका जो नुकसान हो रहा था कि उनके सारे जो खिलौने थे वो पाकिस्तान की फ़ौज, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी, हमारी नेवी उनके ताक में लगी उन्हें तबाह कर रही थी। तो 3 घंटे में वो 8:15 बजे आगे लाइन पे ज़रूर उसके बाद कुछ टाइम लगा, और उनकी, मैं ये कहूँगा कि ये कहने के बाद कि हम जंग रोकना चाहते हैं, फिर भी हमने उसके बाद अटैक्स नहीं किए, हमने वो 3 घंटे में सारा काम किया था, उन्होंने उसके बाद सिंध असेंबली में सारे ख्याल कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने हुकूमत से मुतनाज़ पैक एक्ट फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया है। लाहौर में CPNE के वफ़द से मुलाकात के बाद हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इस वक्त कौम में इत्तफाक राय है, मुतनाज़ पैक एक्ट से तकसीम बढ़ेगी, हुकूमत मुतनाज़ कानून को फौरी तौर पर वापस ले और इत्तफाक राय से कानून साजी करे। अमीर जमात इस्लामी ने मजीद कहा कि पाक भारत जंग में मुल्की मीडिया का किरदार शानदार रहा, जबकि भारतीय मीडिया की कवरेज दुनिया भर में जग हसाई का मरकज़ बनी। अमीर जमात इस्लामी ने मुतनाज़ा कानून के खिलाफ सहाफ़ियों को जमात इस्लामी की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करवाई। CPNE ने सहाफ़ियों की हिमायत पर अमीर जमात इस्लामी का शुक्रिया अदा किया। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कमाऊ पूछ शहर है। ये शहर ज़र मुबादला, कमाई और टैक्स आमदन में बड़ा हिस्सा डालता है, लेकिन इस पर विफाक और ना ही सूबाई हुकूमत की तवज्जो है। तफसील रियाज एंटी की रिपोर्ट में देखिए। करीमाबाद के इस अंडरपास को इस साल जून में मुकम्मल होना था, नहीं हुआ, कौन जवाबदेह है? हमारी सिर्फ रिक्वेस्ट आवाम की ये है गवर्नमेंट के साथ कि जो इंसान है ना, यहाँ पे रहने वाले इंसान ही है यार, उनकी थोड़ी सी एहसास करें। मई 2023 में जब ये मंसूबा शुरू हुआ उस वक्त मुल्क में महंगाई बढ़ने की शरह 38% थी, आज वो आधा फीसद है। इस दौरान में स्टील की कीमतें कम हुई, सीमेंट सस्ता हुआ, मजदूरियाँ नहीं बढ़ी हैं, इंटरेस्ट रेट कम हो गया है। फिर क्यों इस मंसूबे की लागत 1 अरब 35 करोड़ से बढ़कर 3 अरब 81 करोड़ रुपए हो गई है? अगर हमें पेमेंट हो जाए हम 30 अगस्त को हवाले कर देंगे गवर्नमेंट के, अगर पेमेंट नहीं हुआ तो ये लगे रहेंगे, भाई पोते रहें। ऑफकोर्स कराची एक आउटस्टैंडिंग हमारा जो इशू है उस पर हम कोशिश करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा वक्त दे दें, थोड़ा रुक जाएं, आपको इंशाल्लाह उस पर अच्छी खबरें मिलेंगी। बंद तो हो जाएगा मगर काफ़ी टाइम खाएगा, ये इतना टाइम है कि हम लोगों का रोजी कमाने के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। मैं आलू छोले की गाड़ी लगाता हूँ, अभी देखो मैं इनकी वजह से मैं अभी बेरोजगार होकर बैठा हुआ हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हमरा CMH रावलपिंडी का दौरा किया है। वज़ीर आज़म ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में ज़ख्मी जवानों और शहरियों की अयादत की। वज़ीर आज़म ने ज़ख्मी जवानों की मार्का हक के दौरान बेमिसाल बहादुरी, आज़म और फर्ज शनासी को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जिस तरह फ़ौज पाकिस्तान और पूरी कौम ने यह जंग लड़ी उसकी मिसाल नहीं मिलती। अवाम की साबित कदमी मुल्क की अस्करी तारीख का एक फैसला कुन बाब बन चुकी है।
ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में भारत को इबरतनाक शिकस्त देने के बाद लाहौर में यौम तशक्कुर भरपूर जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान और कोर कमांडर लाहौर ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी, फूल रखे और मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ की। रिपोर्ट कर रही हैं दुआ मिर्जा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस भारत के खिलाफ तारीखी फतह की याद में आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। दिन का आगाज 21 तोपों की सलामी से हुआ। फिजा तोपों की घन गरज और अल्लाहू अकबर के फलक शगाफ नारों से गूंज उठी। यौम तशक्कुर पर गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातह खाने की। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि आज अजीम फतह का दिन है, अपने से बड़े दुश्मन को शिकस्त देना अजीम कामयाबी है। बड़े ज़बरदस्त तरीके से हम पे मुसल्लत की हुई जंग को उन्होंने उस गरूर को खाक में मिलाया जो ये समझते थे कि ये छोटा सा पाकिस्तान है, हम 5 गुना बड़े हैं, हमारी फ़ौज 5 गुना ज़्यादा है, हमारे वसाइल ज़्यादा हैं, हमारे पास जो है वो जंगी आलात ज़्यादा हैं। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि ईमान की ताकत से लेस हमारी फोर्सेस ने इस तरीके से उस गुरूर को खाक में मिलाया कि पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद है। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह ने भी मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातह खाने की। इस मौके पर मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ भी की गई। यौम तशक्कुर की मुनासबत से दिन भर लाहौर में सरकारी और गैर सरकारी सतह पर तकरीबात और दुआओं का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ दुआ मिर्जा, जियो न्यूज़, लाहौर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगले माह तक गजा से मुतालिक बहुत सी अच्छी चीज़ें होने जा रही हैं। दौरे मशरिक़ वुस्ता मुकम्मल करने के बाद अबू धाबी से वतन वापसी के मौके पर गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि हमें फ़लस्तीनियों की मदद करना होगी। गजा में बहुत से अफराद भूख से मर रहे हैं। वादी कैलाश में चिलम जोश फेस्टिवल में मुकामी अफराद के साथ सयाहों की बड़ी तादाद भी शरीक है। मुकामी अफराद मर्द व ख़वातीन ने खूबसूरत लिबास पहनकर रिवायती रक्स किया। मज़ीद तफसील बता रहे हैं कैलाश से डॉक्टर महबूब अली। चिलम जोश फेस्टिवल अपनी तमाम तर रंगीनियों के साथ जारी है और ये जो चिलम जोश फेस्टिवल है तो ये हर साल 13 मई से लेकर 17 मई तक बाकायदा मनाया जाता है। कैलाश के तकरीबन 3 वादियाँ जिसमें रंबूर, बरीर और बम्बुरेत ये वही वादियाँ है कि जहाँ पे हर साल ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और इस फेस्टिवल में न सिर्फ हर उम्र के अफराद शिरकत करते हैं, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, मर्द और ख़वातीन शिरकत करते हैं, बल्कि इस फेस्टिवल को देखने के लिए मुल्क भर से सयाह भी बड़ी तादाद यहाँ पर आते हैं। इस वक्त भी मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आ गई है। और जो इस फेस्टिवल में सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट का जो इवेंट है वो है मकामी रक्स। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि मर्द ख़वातीन इस रक्स में मौजूद है, बाकायदा डोल के ताब पर ये लोग रक्स कर रहे हैं और अपने इस फेस्टिवल को भरपूर तरीके से इंजॉय भी कर रहे हैं और उसको मना भी रहे हैं। अभी बराह रास्त देखिए गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी तकरीब से खिताब कर रहे हैं और अपनी आने वाली नस्लों को बताएंगे कि भारत ने जो जारियाना इक़दाम किया था उसका हमारे जवानों ने, हमारे सजीले जवानों ने वो मुंह तोड़ जवाब दिया है कि भारतीय जो जनता पार्टी है और उनका मीडिया खास तौर पर याद रखेगा। वो मीडिया कराची वालों जो कह रहा था कि हम गुलिस्तान जौहर पहुंच चुके हैं, मैंने कहा थोड़ा आगे आओ। कामरान खान टिसोरी तकरीब से खिताब कर रहे हैं।